हेलो बच्चों, ये रहा आपका मॉडल सेट जो 2023 में संभावित क्वेश्चन का सेट है। इसका मतलब क्या है? आपके एग्जाम में जो होने वाले एग्जाम है अप्रैल के मंथ में, उसमें क्वेश्चन या तो इसी से पूछा जाएगा या फिर इस पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो भी क्वेश्चन होगा इसी तरह का होगा या फिर यही होगा। अगर आप लोग इतने सारे क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं और इस तरह का जो क्वेश्चन है उनका अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो ज्यादा संभावना है कि आपका कमिंग एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आज हम लोग इसी मॉडल सेट को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके अप्रैल मंथ में होने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सबसेल फॉर विच n इक्वल टू 3 इज। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है समझिए। आपसे कहा गया, लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, आपसे कहा गया कि n इक्वल टू 3 दिया गया, n इक्वल टू 3, तो फिर जिस सबसेल के लिए n का वैल्यू 3 है उस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ऐसा आपसे पूछा गया। अब यहां पर कुछ छोटा छोटा बात आपको समझना पड़ेगा इनको सीखने के लिए। तो देखिए कैसे समझते हैं। यहां पर हमने नोट में लिख दिया। नोट का मतलब होता है विशेष जानकारी वाला बात। नोट में अब कुछ बात हम मेंशन करने वाले हैं। नोट में क्या लिखा जा रहा है ध्यान से सुनेंगे। एस सबसेल, जिसको जनरली हम लोग ऑर्बिटल भी कह देते हैं, मोटा मोटी ऑर्बिटल कह देते हैं, बट स्ट्रिक्टली दे आर नोन एज सबसेल। तो एस सबसेल के लिए n का वैल्यू होता है 0। n क्या है आपका? एसिमेट्रिकल क्वांटम नंबर। s के लिए n का वैल्यू 0 होता है, t के लिए n का वैल्यू 1 होता है, d के लिए n का वैल्यू 2 होता है और f के लिए n इक्वल टू 3 होता है। ऐसा आपको याद रखना है। S के लिए L इक्वल टू 0, P के लिए L इक्वल टू 1, D के लिए L इक्वल टू 2 और F के लिए L इक्वल टू 3 होता है। L क्या है आपका? एसिमेट्रिकल क्वांटम नंबर। अब आपको मालूम है S सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, P सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, D में मैक्सिमम 10 और F में मैक्सिमम 14। आपके पास 4 सबसेल होता है, 4 ऑर्बिटल होता है, s p d f। s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14। आपको स्टार्ट करना है 2 से और 4 का डिफरेंस रखते हुए आगे बढ़ जाना है। तो अब सोचिए, f सबसेल के लिए n का वैल्यू 3 होता है, f सबसेल के लिए l का वैल्यू 3 होता है और आप जानते हैं f में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए डी ऑप्शन में 14 दिया गया है, इसलिए इसका जवाब डी हो जाएगा। तो लीजिए दिया गया डी, आंसर डी, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतने सारे बातों को आपको याद रखना होगा। अब आगे का काम करते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया था कि n इक्वल टू अगर 3 होता है तो बताओ ऐसे सबसेल में मैक्सिमम क्या इलेक्ट्रॉन होगा। तो जैसे आपने सुना n इक्वल टू 3 तो आपने क्या कहा? ये f सबसेल होगा और f सबसेल के लिए आप जानते हैं इसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होता है और इस तरफ आपने मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन यानी डी ऑप्शन को चुन लिया। लेकिन अब जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेटर यही सेम टू सेम क्वेश्चन दे दे ताकि आप इस ऑप्शन को ही याद करके चल जाए और सोचेंगे कि मेरा काम चल जाएगा। नहीं, आपको क्वेश्चन सेटर इस तरह का क्वेश्चन भी दे सकता है। इसलिए इस तरह का कैसा कैसा क्वेश्चन दे सकता है ये भी आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखिए, अब आपसे कहा जाएगा कि अगर n इक्वल टू 2 है तो बताइए वो कौन सा सबसेल होगा और उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। n इक्वल टू 2 है तो वो कौन सा सबसेल होगा और उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है।
अगर हम लोग n इक्वल टू 2 देते हैं तो फिर भाई देख लीजिए, यहां देखने का चीज आपके आंख के सामने देख लीजिए, जब n इक्वल टू 2 होता है तो वो d सबसेल को रिप्रेजेंट करता है और आपको मालूम d सबसेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है। लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसी तरह आपसे कहा जाएगा कि बता किसी सबसेल के लिए अगर L का वैल्यू 1 है तो उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। L इक्वल टू 1 है तो बताओ उस सबसेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है। जब आपको ये सुनाई दे कि L इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है वो P सबसेल को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। P सबसेल को बताए ना, आपको याद रखना होगा ना, S के लिए L का 0, P के लिए L का 1, D के लिए L का 2, F के लिए L का 3। तो जब L इक्वल टू आपका 1 है, L इक्वल टू 1 है, लीजिए L इक्वल टू 1, तो ये P सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा जिसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह आपसे कहा जाएगा बता अगर L इक्वल टू 0 है तो वो जिस सबसेल को रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसा क्वेश्चन सेटर आपसे पूछ सकता है। तो लीजिए अगर L इक्वल टू 0 है तो वो S सबसेल को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो देखा आपने क्वेश्चन सेटर यहां पर एक क्वेश्चन पूछा और इस पर बेस 3 अलग अलग क्वेश्चन हमने बता दिया। एग्जाम में या तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे या फिर इस पर आधारित ऐसा 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 3 और भी क्वेश्चन बताया गया, ये आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने 11th में पढ़ाई किया है तो अच्छी बात है, आप अपने नोटबुक को भी अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए और इसको तो तैयार करेंगे ही। और जिन्होंने ठीक से 11th नहीं तैयार किया, चिंता नहीं करना है, आपको इतना को ही अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाने का मैक्सिमम संभावना। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेवी वाटर इज हेवी वाटर। अब आप पूछेंगे कि अरे भाई वाटर तो हम लोग सुनते आए हैं, वाटर तो सुनते आए हैं, ये अचानक हेवी वाटर कहां से पैदा ले लिया। आखिर ये हेवी वाटर क्या होता है? तो भाई हेवी वाटर का फॉर्मूला क्या होता है जानिए। हेवी वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। इसे कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसे आप कहने वाले हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बेसिकली हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है, 3 आइसोटॉप मालूम है आपको। वैसा एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, बस उन्हीं को आइसोटॉप्स कहा जाता है, वही कहलाता है आइसोटॉप। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटॉप होता है। लीजिए इसमें देखिए H11, इसको हम लोग प्रोटोनियम कहते हैं, प्रोटोनियम, इसे जस्ट हम लोग प्रोटोनियम कहते हैं। उसके बाद H नीचे 1 ऊपर 2, इसको हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, इसे जस्ट हम लोग ड्यूटेरियम कहते हैं। और H नीचे 1 ऊपर 3, इसको हम लोग ट्राइटियम कहते हैं, इसको जस्ट ट्राइटियम कहा जाता है। H नीचे 1 ऊपर 3 को ट्राइटियम कहा जाता है। यही है 3 हाइड्रोजन का आइसोटॉप। बाय द वे ये जो आपने सुना ड्यूटेरियम, इसी को D से रिप्रेजेंट किया जाता है, D से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब D से रिप्रेजेंट किया जाता है तो बोले ड्यूटेरियम का वजन क्या होता है। देखिए 2 मास नंबर अप्रॉक्सीमेटली एटॉमिक वेट के बराबर होता है। थोड़ा फर्क होता है, एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है, मास नंबर होल नंबर होता है, मोटा मोटी दोनों सेम होता है। तो लीजिए यहाँ ड्यूटेरियम का एटॉमिक वेट 2 है 2, तो अब इसका D2O का मॉलिक्यूलर वेट हमें बताना है, तो कैसे बताएंगे। लीजिए हाइड्रोजन का देख लीजिए एटॉमिक वेट 2 है तो देंगे 2 into 2 plus 16 equal to
20 हो गया, 20 हो गया। और ये जो 20 ऑप्शन दिया गया है ये सी नंबर में आपको दिया गया। लीजिए सी इसका आंसर हो जाएगा। भाई इस सेट में ड्यूटेरियम ऑक्साइड दिया गया तो आखिर क्वेश्चन सेट है, इसे चेंज करना चाहे तो क्या कर सकता है? वो ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी हेवी वाटर ना देकर केवल वाटर कह देगा, केवल वाटर भी कह सकता है। और जब वाटर कह देगा तो ये तो पुराना बात है, ये तो आप बहुत पहले से जानते हैं। केवल वाटर कह देगा तो फिर आप तो जानते हैं वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो प्रोटोनियम है जिसका एटॉमिक वेट 1 होता है, और इस तरह इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 1 into 2 plus 16 equal to हो गया 18। H2O का मॉलिक्यूलर वेट 18 हो चुका। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 पर यही दो पॉसिबल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर यही दो पॉसिबल क्वेश्चन बनता है जो आपको बता दिया गया। नेक्स्ट जानिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि कौन सा कॉन्सेंट्रेशन वाला यूनिट टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा पूछा गया। देखिए आपको दो बात याद रखना चाहिए, दो यूनिट है स्पेशली मोलैलिटी और दूसरा मोल फ्रैक्शन, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, चाहे वो 11th का एग्जाम हो या जेई हो या नीट हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मुख्य रूप से दो बात आप याद रखेंगे, आपका मोलैलिटी, हमने मोलैलिटी कहा LITY मोलैलिटी, और दूसरा है मोल फ्रैक्शन, ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। मुख्य रूप से इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। आज पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि बता कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ऐसा पूछा गया। कौन टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ऐसा पूछा गया। ऑप्शन है मोलैलिटी, तो जवाब मोलैलिटी हो जाएगा। मोलैलिटी जो है वो किस पर डिपेंड करेगा भाई? मोलैलिटी जो है वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, क्योंकि आपको याद रहेगा मोलैलिटी LITY लिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। इसके अलावा जो भी आप सुनेंगे कहेंगे टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा मोलैलिटी। मोलैलिटी विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर। तो लीजिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए नंबर। क्वेश्चन सेटर अब क्वेश्चन बदल कर अगर पूछना चाहे तो आपसे पूछ सकता है कि बता कौन मोलैलिटी पर डिपेंड नहीं करे, कौन टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। इसके लिए चॉइसेस आपको दिया जाएगा मोलैलिटी, आंसर आपका मोलैलिटी हो जाएगा, या नहीं तो मोल फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो फिर मोल फ्रैक्शन चॉइस देगा तो मोल फ्रैक्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे इतने तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन नंबर 3 को पूछा जा सकता है आपसे। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है जानिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अब हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया द वैल्यू ऑफ क्वांटम नंबर्स फॉर 2p ऑर्बिटल आर। लीजिए समझिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 2p, इसके लिए आपसे क्वांटम नंबर का मान पूछा गया, कैसे जवाब देंगे? देखिए पहली बात तो आप ये जानिए, ये जो 2 लिखा गया है ये ऑर्बिट नंबर है, 2 को हम लोग ऑर्बिट नंबर कहते हैं, या इसी ऑर्बिट नंबर का दूसरा नाम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। सोच, ऑर्बिट नंबर बोलिए या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होने वाला है। तो भाई यहाँ ऑर्बिट नंबर 2 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 हो गया। कुछ देर पहले हम आपको बता चुके हैं p के लिए l का वैल्यू, l जिसे हम लोग एसिम्प्टोटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, इसका वैल्यू 1 होता है, और इस तरह n इक्वल टू 2 हो जाएगा, p के लिए l का वैल्यू 1 हो जाएगा। और ये चॉइसेस दिया गया है
सी नंबर में, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अच्छा टीचर ये क्वेश्चन हम लोग बना के चले जाए तो क्या एग्जाम में बना देंगे? भाई अगर सेम टू सेम पूछा तब तो आप बना देंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन सेटर थोड़ा चेंज किया, जो कर सकता है, मॉडल सेट का मतलब यही होता है कि एग्जाम में या तो हम यही क्वेश्चन पूछेंगे या इस तरह का क्वेश्चन पूछेंगे। तो अगर उसने इस तरह का पूछना चालू किया तो आप बुरे फंसेंगे। तो इसका इलाज क्या है? इस तरह का जो जो पॉसिबल क्वेश्चन है वो हमें बना लेना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन आप सीखेंगे। देख यहां पर दिया जाएगा आपको 3P, क्वेश्चन सेटर 2P की जगह पर 3P दे देगा ताकि आपका चेकिंग हो सके कि आपका अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। अगर 3P दे दिया तो कैसे बनेगा? देखिए यहाँ 3 क्या है? ऑर्बिट नंबर, जिसको हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो n इक्वल टू हो गया 3, n इक्वल टू 3 हो गया, और p एक सबसेट है, p के लिए l का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लीजिए 1 हो गया। अब सपोज कीजिए क्वेश्चन सेटर आपको दे दिया 4D, ऐसे दे दिया 4D दे दिया, और जब 4D दे दिया और अब कहेगा कि पता यहां पर क्या होगा क्वांटम नंबर वैल्यू, पूछा जाएगा बता क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान, क्या होगा एजिमुथल क्वांटम नंबर का मान बता। तो फिर आप क्या बताएंगे? आपको दिख रहा है ऑर्बिट नंबर क्या है 4, which is also known as प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी को हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। और इस तरह n इक्वल टू क्या हो गया 4, d के लिए आप जानते हैं l का वैल्यू क्या होता है 2, और इस तरह l इक्वल टू 2 दे दिया गया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 हो गया। अब मान लीजिए क्वेश्चन सेटर आपको दे देता है 5s, कहेगा चल बता 5s के लिए क्या होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू और एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू। ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो अगेन we can say that orbit number is 5, that is principal quantum number is 5, so n equal to 5 हो जाएगा, n equal to 5 हो जाएगा, और s के लिए l का वैल्यू 0 हो जाएगा, l equal to 0। फिर ऐसा हो गया। तो लीजिए मॉडल सेट में जस्ट 1 क्वेश्चन दिया गया था और इस तरह का 3 अलग अलग क्वेश्चन हम आपको बता दिए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गारंटेड बनेगा, गारंटी के साथ बनेगा, निश्चिंत रहिए एकदम बनेगा, इतना को तैयार कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि which one of the following will have the largest number of atoms। यहां जो दिया जा रहा है इसमें किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स होगा, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ एटम्स किसमें सबसे ज्यादा होगा ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का रूल क्या होता है, इसका बेसिक रूल क्या होता है, इसके लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना होता है। नंबर ऑफ मोल्स, अगर आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो फिर आप बता सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स। तो चलिए क्या दिया गया है सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें फर्स्ट नंबर में ए नंबर में दिया गया 1 ग्राम कैल्शियम। लीजिए 1 ग्राम कैल्शियम दिया गया। सोचिए कैल्शियम अकेला एटम है, इसलिए आप इसे एटॉमिक स्टेट में पाया जाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। कैल्शियम आपका एटम है, ऐसा आप कह सकते हैं। और जब ये आपका एटम है तो फिर फॉर्मूला क्या होगा भाई नंबर ऑफ मोल्स के लिए? नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है वेट बाय एटॉमिक वेट, वेट बाय एटॉमिक वेट, ऐसा फॉर्मूला हो जाएगा, वेट बाय एटॉमिक वेट हो जाएगा। तो लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू हो गया वेट बाय एटॉमिक वेट। ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना चाहिए, वेट बाय एटॉमिक वेट हो चुका, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक वेट हो गया। और अब देखिए कैल्शियम का वेट कितना दिया गया है 1 और इसका एटॉमिक वेट 40 होता है। भाई आपको याद रखना होगा
कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट तो याद करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन सेटर आपसे उम्मीद करेगा कि आपको एटॉमिक वेट याद हो, क्वेश्चन सेटर बताएगा नहीं, और एटॉमिक वेट नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे आप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9 मतलब क्लास 8, 9, 10 से आपको कहा जा रहा है एटॉमिक वेट याद करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट का याद कर लीजिए, जैसे कैल्शियम का 40 होता है। तो लीजिए 1/40 हो चुका। अब बी नंबर में देखिए, बी नंबर में क्या कहा गया। बी नंबर में कहा गया है कि यहाँ पर 1 ग्राम सोडियम आपको दिया गया। लीजिए 1 ग्राम सोडियम, 1 ग्राम सोडियम आपको दिया गया। और जब 1 ग्राम सोडियम दिया गया तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स आपको बताना है। 1 ग्राम सोडियम दिया गया तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे बताएंगे, तो इसके लिए फार्मूला होता है वेट बाय एटॉमिक वेट, वही फार्मूला और क्या। तो लीजिए लिखते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स बताना है तो नंबर ऑफ मोल्स तो बताना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय एटॉमिक वेट 1/23 हो गया। सी नंबर लीजिए, सी नंबर में आपको दिया गया है 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम लिथियम, 1 ग्राम लिथियम दिया गया। देखिए विद्यार्थियों, आपको 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर याद रखना चाहिए और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक वेट भी याद रखना चाहिए। 1 से लेकर 30 तक का एटॉमिक नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट भी याद रखना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और एटॉमिक वेट भी 1 होता है। ये एक्सेप्शनल है, दोनों चीज इसका सेम हो चुका। लेकिन अगर हम लोग हीलियम का बात करें तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक वेट 4 होता है। कार्बन का बात करें तो एटॉमिक नंबर आपको याद होगा 6 होता है, एटॉमिक वेट 12 होता है। नाइट्रोजन का बात करें तो एटॉमिक नंबर 7 और एटॉमिक वेट 14 होता है। अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक वेट 16 होता है। यानी छोटे एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, उसका जस्ट डबल एटॉमिक वेट हो जाता है। हालांकि ऐसा हायर एलिमेंट के लिए बात लागू नहीं होता। जैसे Fe का एटॉमिक नंबर, लोहा का एटॉमिक नंबर 26 होता है लेकिन एटॉमिक वेट 56 हो जाता है, मोर देन डबल। लेकिन जो छोटा छोटा एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक नंबर होता है उसका जस्ट डबल एटॉमिक वेट होता है। तो आपको लिथियम का तो एटॉमिक नंबर याद होगा ही, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो एटॉमिक वेट क्या हो जाएगा, जस्ट 6। और इस तरह लीजिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इनका हम लोग निकालेंगे, 1/6 हो गया। लीजिए नंबर ऑफ मोल्स 1/6 हो चुका, नंबर ऑफ मोल्स 1/6 हो गया। और अब डी नंबर में देखिए क्या दिया गया। डी नंबर में आपको दिया गया है 1 ग्राम Cl2, 1 ग्राम Cl2। अब देखिए यहां पर क्वेश्चन सेटर थोड़ा परेशान करने के लिए आपको तैयार कर चुका है, वो आपको परेशान करेगा वो, क्योंकि देखिए इन तीनों में एटम 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 दिया था और यहां मॉलिक्यूल दे दिया। सोचिए क्वेश्चन सेटर कितना बुद्धिमान आदमी है, वो आपके कितने क्षमताओं का जांच करने जा रहा है। अब वो कहता है कि देख बच्चा, इस बार मॉलिक्यूल दिए और जब मॉलिक्यूल दिए तो बता इस बार नंबर ऑफ एटम्स कैसा होने वाला है। तो फिर यहां थोड़ा सा फॉर्मूला में चेंज होगा। भाई मॉलिक्यूल रहता है तो फॉर्मूला हो जाता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा फॉर्मूला। तो लीजिए दिया गया नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा हो जाएगा। आप कहेंगे क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल है इसीलिए मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए इसका वेट 1 है, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 35.5 into 2 71 हो जाएगा। लेकिन सावधान,
नंबर ऑफ एटम्स बताना है तो जो नंबर ऑफ मोल्स आपको मिला उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप बोलेंगे क्यों 2 से, इनमें तो किसी से मल्टीप्लाई आपने नहीं किया तो इसमें 2 से क्यों? क्योंकि यहां पर देखिए Cl2 लिखा हुआ है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर 3 लिखा हुआ रहता तो 3 से मल्टीप्लाई करते, 4 लिखा हुआ रहता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, तभी आप नंबर ऑफ एटम्स बता पाएंगे। तो लीजिए इंटू 2 दे दिया गया। लीजिए सभी का नंबर ऑफ मोल्स मिल चुका है और अब आपसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा गया। नंबर ऑफ एटम्स सभी का नंबर ऑफ मोल्स आपको मिल चुका है तो याद रखना चाहिए जिसका नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा होगा, जिसका नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा होगा उसका नंबर ऑफ एटम्स उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखने का चीज देख लीजिए, सभी का नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल चुके हैं। ध्यान से देखिए, यहां देखिए 1/6 निकला, नंबर ऑफ मोल्स 1/6 निकला। जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे ज्यादा है, इसलिए लिथियम का नंबर ऑफ मोल्स जब सबसे ज्यादा है तो फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इसी में हो जाएगा, इसी में हो जाएगा। और इस तरह आंसर हो गया सी नंबर। सी नंबर इसका आंसर हो गया, सी नंबर इसका आंसर हो गया। अब लीजिए क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कैसे बनेगा अब इसके बारे में जानिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया एफी लोहा, लोहा आपको दिया गया और कहता है बता ये लोहा पीरियोडिक टेबल में उसका ब्लॉक क्या होगा, ये आप बता। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ब्लॉक पूछा गया है, एफी का ब्लॉक पूछा गया है। और जब एफी का ब्लॉक पूछा गया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है आइए समझिए। एफी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है समझिए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बनाते हैं। लीजिए दिया गया क्वेश्चन नंबर 6 एफी। अब आपको एडमिन नंबर 26 होता है ये पता होना चाहिए। आप कहेंगे सर मुझे तो पता नहीं है, पता नहीं है, कोई बात नहीं है, आज के बाद आपको पता रहना चाहिए। 1 to 30 तक का एडमिन नंबर जरूर से याद कर लीजिए क्योंकि ये अगर याद नहीं रहेगा तो फिर आगे का मामला गड़बड़ा जाएगा। यहां तक तो आपको याद करना ही पड़ेगा। 1 to 30 तक का एडमिन नंबर आप याद कर लीजिए। तो एफी का 26 होता है तो लीजिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। उसके बाद 3d खाली देंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले 4s में जाता है उसके बाद वापस 3d में आता है। तो जब 4s में पहले जाता है उसके बाद 3d में आता है तो फिर आपको 4s2 लिखना पड़ेगा। अब देखिए कितना इलेक्ट्रॉन जा चुका है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 इलेक्ट्रॉन अब तक जा चुका है। और जब 20 इलेक्ट्रॉन चला गया तो हाथ में कितना बचा, 6 बचा, यानी 21st इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 22nd इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 23rd इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 24th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 25th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, 26th इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा। तो बोलिए अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें गया, डी में गया। अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें जाता है वही ब्लॉक नंबर हो जाता है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया। लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी। याद रखें अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है उसी के अकॉर्डिंगली उस एलिमेंट का ब्लॉक हो जाता है। तो फिर आपका इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, डी में गया, तो फिर ब्लॉक क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो लीजिए ब्लॉक हो गया डी, ब्लॉक डी हो गया, ब्लॉक डी हो गया। तो यहां आंसर हो जाएगा ए नंबर। आंसर आपका ए नंबर हो चुका। अब आप में से बहुत सारा बच्चा बोलेगा कि सर हमको तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो फिर हम
कैसे बनाएंगे? देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक एक बहुत लंबा टॉपिक होता है जिसको कम से कम 2 से 3 घंटे में सीखा जा सकता है। तो आज तो संभव नहीं कि 2 से 3 घंटा हम लोग पढ़ें, तो चलिए 5 मिनट में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हम सिखा देते हैं। जिन बच्चों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, चिंता नॉट, आज के बाद चिंता नहीं, 5 मिनट में हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये सिखाते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने के बाद, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन सेटर आपसे पूछ सकता है, उसको और भी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं उसको समझने से पहले आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो लीजिए समझिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिन बच्चों का हो गया है उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं सीखा सीखने का मौका मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, किसी का खाली हाथ नहीं जाएगा, सब कोई वहां पर अच्छी तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखाकर आएगा। आइए सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा? भाई इसके लिए एक सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। क्या है सीक्वेंस? गौर कीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d, नो 5d नहीं, छोड़ दीजिए, 6s लीजिए, 5p के बाद 6s दिया गया, या 5d 6s लिख दीजिए, ओके छोड़िए, 5d 6s लिख दिया गया। s लीजिए, ये है आपका सीक्वेंस 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d 6s ऐसा दिया गया। देखिए आगे जो 1 लिखा गया है ये ऑर्बिट नंबर है। s को सबसेल, मोटा मोटी ऑर्बिटल भी कह देते हैं, तो s आपका सबसेल है। फर्स्ट ऑर्बिट s सबसेल, सेकंड ऑर्बिट देखिए दूसरा ऑर्बिट में s और p है, तीसरा ऑर्बिट में s p d है, चौथा में 4s 4p 4d। आप कहेंगे सर 4f का हो गया, अरे उसका जरूरत नहीं पड़ेगा रे भाई, 56 तक से ही आपका काम चल जाता है। फिलहाल हम लोग 56 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का काम कर रहे हैं, और जब 56 तक सीख लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। 56 तक ही को पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो अभी फिलहाल हम लोग 56 तक ही सीखने जा रहे हैं। आप कहेंगे कि सर मेरा 120 तक लिखने का मन करता है, मन का बात पूरा करेंगे, पहले आइए ना 56 को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके बाद आगे भी आप लिख सकते हैं, उसके आगे भी आप लिखने के पोजीशन में होंगे। तो आइए गौर कीजिए, यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट 3s 3p 3d, फोर्थ ऑर्बिट 4s 4p 4d, फिफ्थ ऑर्बिट 5s 5p 5d, और लास्ट 6s 56 तक आपका काम चल जाने वाला है। 56 तक से ही हम लोगों का वास्ता पड़ने वाला है। तो लीजिए ये सीक्वेंस आपको याद कर लेना, अब तक आपको याद हो गया होगा। थर्ड ऑर्बिट के लिए 3s 3p 3d, सेकंड के लिए 2s 2p ब्रेक मार दिया गया, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1s, और फोर्थ ऑर्बिट के लिए 4s 4p 4d, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए 5s 5p 5d, और सिक्स्थ के लिए केवल 6s कह देना है, सिर्फ 6s कह देना है। तो अब आइए आगे का बात करते हैं। देखिए हम लोग लिखना चाहते हैं Mn मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Mn25। लीजिए Mn25 का लिखना चाहते हैं। ध्यान रखेंगे जब ये सीक्वेंस आपको याद हो गया तो एक छोटा सा बात याद रखिएगा कि D और S में पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, उसके बाद D में जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए D और S में पहले इलेक्ट्रॉन S में जाएगा, उसके बाद D में जाएगा। आप बोलेंगे क्यों ऐसा क्यों? देखिए ये जो लिखा जाता है अब्बो प्रिंसिपल के अनुसार लिखा जाता है, और अब्बो प्रिंसिपल कहता है कि जिसका एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाएगा। S और D में पहले S का एनर्जी कम होता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन पहले उसी में जाता है, उसके बाद D में जाता है। तो ये था अब्बो प्रिंसिपल के अनुसार, लेकिन इतना डिटेल में जाने का आवश्यकता नहीं, अभी तो हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं। आप सिर्फ इतना ही याद रखेंगे कि D और S में पहले S में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद D में जाएगा। इसी तरह
यहाँ पर डी और एस में पहले एस में जाएगा, उसके बाद डी में जाएगा। ये है सीक्वेंस। अब लीजिए 25 एडमिन नंबर 25 Mn, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखा जाएगा जानिए। लीजिए लिखा गया 1s2 2s2। भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या को इस तरह से पावर के रूप में दिया जाता है 1s2 2s2 2p6, फिर देंगे 3s2 3p6, उसके बाद देंगे 3d खाली। लिखा तो जाएगा पहले 3d, बाद में नहीं लिख सकते, लिखा तो जाएगा 3d पहले, लेकिन सावधान इलेक्ट्रॉन 3d में नहीं जाएगा बल्कि किस में जाएगा 4s में। तो लीजिए दे दिया गया 4s2। अभी तक गिन लीजिए 20 इलेक्ट्रॉन आप डाल चुके हैं, आपके हाथ में 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है और इस तरह हो जाएगा 3d5 3d5। लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो गया। इसी तरह क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर 24 याद रखेंगे। इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप लिखेंगे तो रूल फेल करता है, सो बी केयरफुल। क्रोमियम के लिए हमेशा सावधान रहेंगे, हमेशा याद रखेंगे, इसमें नियम फेल करता है। लीजिए लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली 4s। भाई 4s में अकॉर्डिंग टू रूल 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन होता है 1 और डी में हो जाता है 5। लीजिए डी में दे दिया गया 5, डी में 5 हो जाता है, तो रूल फेल किया, इसको याद रखेंगे। और इसी तरह लीजिए कॉपर का लिखते हैं कॉपर 29, दूसरा एग्जाम्पल जिसमें रोल फेल करता है, इसे भी आप याद रखेंगे। लीजिए दिया गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d खाली, उसके बाद देंगे 4s2। सावधान यहाँ 4s1 होता है और यहाँ 3d10 होता है, यहाँ भी रोल फेल किया, इसे भी आपको विशेष रूप से याद रखना होगा। तो आइए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया गया, इसी पर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए Mn का आपसे पूछा जाएगा कि बता ब्लॉक क्या होगा, ब्लॉक क्या होगा। तो आपने Mn में अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में डाला, डी में डाला, इसलिए इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। लीजिए Mn का ब्लॉक डी हो गया। इसी तरह क्रोमियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन आप 3d में डालते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक का जो भी एलिमेंट होता है ना, वो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा डी में ही जाता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में गया, तो क्रोमियम के लिए ब्लॉक क्या हो जाएगा डी। लीजिए क्रोमियम के लिए भी ब्लॉक डी हो गया और कॉपर के लिए भी ब्लॉक डी हो जाएगा, क्योंकि आप 4s में इलेक्ट्रॉन को डालने के बाद सारा का सारा इलेक्ट्रॉन किस में डालते हैं डी में, इसलिए ब्लॉक क्या हो जाएगा डी, ब्लॉक डी हो जाएगा, ब्लॉक डी, इन सभी का ब्लॉक डी। तो देखा आपने क्वेश्चन सेटर आपसे एक पूछा और हमने इतना सारा बता दिया, 3 क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा आपको बता दिए। वैसे क्वेश्चन सेटर इस क्वेश्चन में पूछा तो नहीं है, लेकिन पूछ सकता है। चलिए और भी पॉसिबल टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं। आपसे पूछेगा कि बता Fe का पीरियड नंबर क्या है, Fe का पीरियड नंबर क्या है। तो याद रहे जो लास्ट ऑर्बिट नंबर होता है उसी के आधार पर पीरियड नंबर बताया जाता है, जो लास्ट ऑर्बिट नंबर होता है उसी के आधार पर पीरियड नंबर बताया जाता है। तो बोलिए यहाँ लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है 4, लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या हो गया 4। देखने का चीज है, देख लीजिए, ये है ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर। आपको 1 2 3 4 दिखता है, 1 2 3 4 दिखता है, इसलिए पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4। लास्ट पीरियड नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर 4 है, तो लीजिए इसका पीरियड नंबर लिख देते हैं 4। पूछा नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन पूछ सकता है, तो पीरियड नंबर 4। अब लीजिए Mn25 में देखिए, Mn25 में लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है 4। जो लास्ट ऑर्बिट नंबर होता है वही पीरियड नंबर होता है, तो Mn का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4।
Mn का पीरियड नंबर 4, Mn का पीरियड नंबर 4 हो गया। कॉपर का पीरियड नंबर अगर आपसे पूछे तो दिख रहा है आपको लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है 4, इसलिए कॉपर का पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो लीजिए कॉपर का पीरियड नंबर 4 हो गया, पीरियड नंबर 4 हो गया। ऐसा चलिए इस पर एक क्वेश्चन और भी हम आपको बता देते हैं, छपा हुआ है, एग्जाम में आएगा ही, या तो ये वाला पूछा जाएगा या तो फिर जो हम आपको बता रहे हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन वो पूछा जाएगा। आइए सीखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीजिए इसी तरह का एक क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही क्वेश्चन लीजिए, दिया गया Cl इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन सेंटर पूछेगा कि बता रहे इसका पीरियड नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर क्या होगा, बता रहे ऐसा ग्रुप नंबर नहीं, सॉरी ब्लॉक, यहां पर ब्लॉक दिया है इसलिए ब्लॉक ही हम लोग बात करेंगे। ब्लॉक और पीरियड नंबर आपको बताना है, तो चलिए लिखते हैं। ब्लॉक दिया इसलिए ब्लॉक के बारे में पूछेगा, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो लीजिए Cl एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फिगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ऐसे दिया गया 3p5 दे दिया गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 ऐसा दे दिया गया। तो अब बारी तो आपका ही बताने का, आपको ही बताना पड़ेगा। देखिए पहला इलेक्ट्रॉन किस में गया 1s में, दूसरा किस में गया 1s में ही, तीसरा चौथा 2s में, 5 6 7 8 9 10 2p में गया, 11 12 किस में गया 3s में, और उसके बाद 14 15 16 17 कहां गया 3p में। भाई 17 इलेक्ट्रॉन आप घुसाए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर से p अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया, और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन p में गया तो होल ब्लॉक क्या हो गया p हो गया। लीजिए ब्लॉक p हो गया। और अब पीरियड नंबर क्या होगा, पीरियड नंबर भी क्या होगा ये भी आपको बताना है। पीरियड नंबर देखिए, ध्यान दीजिए, लास्ट ऑर्बिट नंबर क्या है 3 है, इसलिए पीरियड नंबर क्या हो जाएगा 3। ये था क्वेश्चन नंबर 6 पर बेस्ड इतना सारा क्वेश्चन। निश्चिंत होकर जितना बताया गया उसको आप तैयार कर लें। मॉडल सेट के अनुसार आपका इसी तरह का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे निश्चित रूप से बनेगा, छूटेगा नहीं। उसके बाद इससे रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो चुका। आप लोग इतना को तैयार कर लें। अगला जो आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा उसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा। आपके लिए इतना होमवर्क दिया गया कि इसको तैयार कर लें, और कुछ भी आपको इसमें कंफ्यूजन हो, कुछ भी आपको गड़बड़ी लगे तो कमेंट्स में जरूर आप मेंशन कर दीजिए, और ये थोड़ा अपने उन दोस्तों को भी दे दें जिनका अभी तक नहीं पूरा हुआ, यानी इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और इसके साथ ही साथ आज का पढ़ाई समाप्त घोषित किया जाता है।